अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा ऑनलाइन वालों मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? यस सर। ऑफलाइन वालों ज़रा ध्यान से देखिए। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था, जो कि आपका कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप पे था। और वो आपका 60 मार्क्स का आपका पोर्शन था। 20 मार्क्स जो है आपके थर्ड बुक्स में आ रहा है। अब इसमें आपका क्वेश्चन 27 से शुरू होगा और 34 पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पार्ट बी, बैंकर एंड लेंडर आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जो बैंक, मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, एक बात समझो। अगर कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं हर्षजन आपसे पैसा लेता हूं, आप बनिए आदमी हो, आप मुझे पैसा दे रहे हो, आप क्या देख के दोगे मुझे पैसा? यही देखोगे ना कि भाई पहले तो मैं पैसा दे रहा हूं इसको, क्या ये टाइम पे ब्याज दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? यस सर। उसके बाद अगर मैंने 5 साल बाद के लिए पैसा लिया, तो ये 5 साल बाद इसकी इतनी औकात होगी कि ये मुझे उसे वापस कर पाए। यानी कि बेसिकली आप मेरी क्या देखोगे? सॉल्वेंसी देखोगे, नहीं देखोगे? क्योंकि सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? मैंने पर्सन और ए कंपनी आर एबल टू पे इट्स ऑब्लिगेशन। अगर मैं अपने डेट को रीपे करने के लिए कामयाब हूं तो आई एम सॉल्वेंट। मैंने पर्सन आर कंपनी आर नॉट एबल टू पे इट्स ऑब्लिगेशन, दैट इज इंसॉल्वेंट। राइट हर्ष? राइट सर। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है बेटा ये? आइए क्वेश्चन नंबर और वाले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज क्विक एसेट वाइल कैलकुलेटिंग। क्विक रेशियो लेते वक्त हम क्विक एसेट लेते हैं। अब आपको पता है क्विक एसेट का फार्मूला क्या होता है। अगर मैं करंट एसेट्स में से मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, एडवांस टैक्स माइनस कर दूं, तो मेरा क्विक एसेट्स आ जाता है। राइट आर्यन गर्ग, माधव ढल? यस सर। और इसी के बातें याद दिलाता हूं कि जो करंट रेशियो होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इनकी आइडल रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो की 2:1। और लिक्विड रेशियो की आइडल रेशियो क्या होती है? 1:1। तो अगर मैं एक चीज करा रहा हूं तो 4 चीज और भी बता रहा हूं आपको। तो जब आप क्विक एसेट निकालते हैं तो आप करंट एसेट्स में से 3 चीजें माइनस करते हैं। वो इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज दीज आर नॉट इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्विक एसेट लेते वक्त क्या क्या चीज हम लेते हैं? स्टॉक ऑफ गुड्स इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो हम पूरी की पूरी नहीं लेते, तो ये नहीं लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेते। लूज टूल्स इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अभी मैंने डिस्कस किया था आपको पिछली क्लास के अंदर कि लूज टूल्स, फिर याद दिला रहा हूं, करंट एसेट निकालते वक्त हम इन्वेंट्री लेते हैं, पर इन्वेंट्री में अगर वो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। पर लिक्विड एसेट निकालते वक्त हम कंप्लीट इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। तो लूज टूल्स इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमने उसमें भी पढ़ा था जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी कि लूज टूल्स का सब हेड और मेन हेड। लूज टूल्स का मेन हेड क्या होता है? करंट एसेट्स। और सब हेड क्या होता है? इन्वेंट्री। इसके ऊपर पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। तो आंसर क्या बन गया? मार्केटेबल सिक्योरिटी। राइट दक्षिता? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 28 आप करके दिखाएंगे। बहुत इजी सवाल है, आप खुद करके दिखाएंगे। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं निकालने के लिए इसको। बताइए इसका आंसर दक्षिता कितना आ रहा है? शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है इसमें? 8 लाख। कितना? 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख। क्या सभी स्टूडेंट का ये 8 लाख आ रहा है बेटा? आर्यन सचदेवा जी कहाँ भाग गए हो आप कैमरा बंद करके? सर कहीं नहीं भागा, भी यहीं पे हूँ। फिर बंद क्यों है कैमरा? चिराग सिंगला जी, एक सेकंड। शिवम गोयल, कर रहा हूँ। एंड आज हमारे पंजाबियों का पहला त्योहार है, हैप्पी लोहड़ी। हाँ भाई देखो, Happy सीधी लोहड़ी। सी बात है, नया साल शुरू ही पंजाबियों से होता है। क्यों आर्यन गर्ग? हाँ तभी तो बता रहा हूं, क्योंकि पंजाबियों की टोर वखरी। हैप्पी लोहड़ी। आज नया साल का शुरुआत हो गई है आज। क्यों आर्यन गर्ग जी? कहाँ शाम को पार्टी कहाँ पर है आज दोस्तों के साथ? देखते हैं सर। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 29। फॉर ए फाइनेंस कंपनी, देखिए जब हम कैश फ्लो पढ़ते हैं तो अपनी कंपनी को हम 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फाइनेंस कंपनी और नंबर 2 नॉन फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी
जैसे कि बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी। और अगर आपको कैश फ्लो का सवाल आ रहा है, कोई वन मार्कर है और आपको ये नहीं बताया गया कि द फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे? नॉन फाइनेंस कंपनी। जैसे पार्टनरशिप में अगर आपको कैपिटल का मेथड नहीं दिया हुआ तो आप क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। जब तक करंट अकाउंट नहीं लिखा हुआ तब तक आपको करंट नहीं लगता। तो फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस में फर्क क्या होता है, मैंने बेसिकली बताता हूं। अब यहां पर लिखा है पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले मैं फाइनेंस कंपनी को समझाया, अब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझाता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी या दोज एक्टिविटी जिससे क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जैसे सतीश अकाउंट क्लासेस का काम क्या है? ट्यूशन पढ़ाना, सर्विस, आपको सर्विस दे रहे हैं और मुझे जो ट्यूशन फीस मिल रही है दैट इज माय ऑपरेटिंग इनकम, राइट। पर अगर सतीश अकाउंट क्लासेस इक्विटी में, शेयर्स में पैसा लगा रहा है, प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा है, गोल्ड में पैसा लगा रहा है, तो वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सिंपल सी बात है, अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं, 100 सुनार की एक लोहार की, कि जो जिसके लिए गुड्स है, जो जिसके लिए गुड्स है वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे अगर मैं कपड़े बेचता हूं तो मेरे लिए जो कपड़े हैं, गारमेंट है, वो क्या है? गुड्स है, तो वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक सुनार के लिए सोना जो है वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर कल्याण ज्वेलर्स ने सोना खरीदा बेचा तो वो उसकी ऑपरेटिंग है। बट अगर अर्नब शौकीन ने करवा चौथ पे अपनी वाइफ को हार दिलवाया तो वो उसकी इन्वेस्टिंग है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं तो अर्नब शौकीन की बीवी कहेगी मैं पानी पी रही हूं अभी, जल्दी से ले आ करवा चौथ वाले दिन। इसने कहा ना बेबे पानी मत पिए, मैं अभी लेके आता हूं। तो वो क्या है? कौन सी एक्टिविटी है उसकी? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट कर रहा है ना अपनी जिंदगी को। अगर पानी पी लिया तो ये वहीं ढेर, राम नाम सत्य, हो गया काम। तो अब आपको यह बताना है फाइनेंस कंपनी विच द फॉलोइंग ट्रीटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप ये बताओ, परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग आ गया ना, गुड्स की बात आ गई कि नहीं आ गई? तो ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, अब ये बताओ, हमने जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां क्या कहा था? चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरिंग, और बोरिंग में आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी उसकी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। देखिए अगर आपने अगर 3 डेफिनेशन जो आपने ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और उसकी अगर ढंग से पढ़ ली तो मैं आपको कह रहा हूं 1 मार्कर का सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। ये फाइनेंसिंग हो गई। परचेज ऑफ शेयर लॉन्ग टर्म, ये क्या हो जाएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए कौन सी होती है? आपको कौन सी बतानी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी? द आंसर इज ए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि खाली एक आंसर बताओ और चलो आगे, ठीक है 5 मिनट फालतू लगेंगे, पर एग्जामिनर इससे रिलेटेड आपसे जो भी सवाल पूछेगा आपको कम से कम क्लैरिटी तो होगी। हर जन यस और नो? Yes, sir. आर्यन सचदेवा जी, अब डिस्कशन में समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? अब यस सर। अब देखो फिर वही सवाल, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडरलाइन द वर्ड, इज नॉट क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाय ए फाइनेंस कंपनी। अब आप इसका आंसर मुझे खुद देंगे। आप नोट ए, देखो परचेज इन्वेस्टिंग है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? सेल परचेज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। तो जब आपने पेटेंट एंड कॉपीराइट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग हो गया। अब आ जाओ, इंटरेस्ट पेड, ये इसकी कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। परचेज और डिवेंचर फॉर लॉन्ग टर्म, ये क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो क्या पूछ रहा है? नोट क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट पेड। हर्ष जैन, माधव ढल, विहान, शिवम गोयल, आर्यन सचदेवा, समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर। आर्यन गर्ग, कोई डाउट? नो सर। द क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और आपको बैलेंस दिए गए हैं। तो फटाफट क्या करना है आपको? अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस कितना था? ये आपका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर कहाँ है, करंट ईयर कहाँ है। ओपनिंग बैलेंस कितना था फिक्स एसेट का भाई? 8 लाख। ये कितना है? 10 लाख 10,000। क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन लग गया यहाँ पर 90,000, यहाँ पर
क्या आया, आई लव पिंक आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से आपको क्या पता लगेगा, परचेज। परचेज कितनी आ गई यहां पर बताइए भाई, कितना हो गया, 90, 11, ये 3 लाख रुपए आ गई। तो हमारा क्या हो गया, ये जैसे ही पी लिखते हैं हमारी पीपी बच जानी चाहिए। जैसे ही मैं कैश फ्लो में पी वर्ड लिखूंगा मेरी पीपी बच जानी चाहिए। पीपी मतलब आउटफ्लो। अगर तुम्हारा आउटफ्लो पीपी नहीं बजी और तुमने आउटफ्लो की जगह इनफ्लो कर दिया तो एग्जामिनर तुम्हारी पीपी बजा देगा। तो आंसर क्या होगा, आउटफ्लो ₹3 लाख। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया, नोट करो इसे भी। अभी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइटम अंडर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का करेक्ट ऑर्डर क्या था, श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर एज फॉर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और दूसरा किसका पूछ रहा है, करंट लायबिलिटी एज टॉस। तो आप पेपर में कैसे लिखेंगे, इधर देखिए, शेयर होल्डर फंड, नहीं नहीं फॉर्मेट नहीं बनाना बेटा, यहां पे उसने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट थोड़ा ना पूछी है, करेक्ट ऑर्डर पूछा ना उसने। तो आप ए में लिखेंगे शेयर कैपिटल, बी में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और सी में लिखेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बेटा समझ में आ रहा है दक्षिता, ये एंजल, विहान, माधव। यस सर। और दूसरा आपसे क्या Yes, पूछा sir. गया है, नोट कर लिया अनन्या। और दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, करंट लायबिलिटी पूछा गया है। लिख लो बेटा कॉपी में ये, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, ओ हमेशा क्या होगी, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नोट करो ये भी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 32, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले मैं इन दोनों रेशियो के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। डेट इक्विटी रेशियो जो होती है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंडर में आती है। द फार्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट मीन्स ओनली 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 लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और शेयर होल्डर फंड आपने कर ही लिया है, और ये आपकी रेशो आती है वो प्योर रेशो में आती है 1:1 में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है, उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब आप इस सवाल में देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है और आप ये सवाल मेरे हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं बता देता हूं आपको, इधर देखिए, डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। अब आपको इधर देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का, अब आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है, इधर देखिए आप, कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके पास दो अप्रोचेज होती हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। यहां पर जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग दी हुई है, क्योंकि मुझे 10% डिवेंचर दे रखा है, डेट इज द नॉन करंट लायबिलिटी। तो मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर लायबिलिटी अप्रोच निकलता है वो क्या निकलता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। अब देखो यहां पर आपको डिवेंचर गिवन था, ऊपर की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, डेट इज 10 लाख रुपीस, पर आपको इक्विटी नहीं गिवन है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। पर शौकीन तेरे को क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 80 लाख रुपए का। अब ये बता, एसएचएफ तुझे पता नहीं है पर एनसीएल तुझे पता है 10 लाख रुपए, तो एसएचएफ कितना आ गया, 70 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया। अब रेशो बताओ कितनी, रेशो निकाल लेना, किस 2:1 में कितनी आ रही है। हाँ जी, और भी सिंप्लीफाई करो ना, इस 2:1 में लेके जानी है, चाहे वो फ्रैक्शन में आए। हमेशा रेशो, कोई भी रेशो और प्योर रेशो है तो 1:1 में लेनी है। तो 1/7 को आपने और डिवाइड करना है, 1/7 को आपने, तो क्या हो जाएगा, 0.2 तक लेना है।
0.14:1 समझ में आ रहा है? 1:1 में लेना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। अरे पीछे जो मर्जी देने दे यार, हमें तो सीबीएसई के हिसाब से करना है ना। अब दूसरा क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या बताया था? सबसे पहले आपको अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो आप पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। मैं देखो पहले ये आपने नोट कर लिया ये। अब देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है? अनन्या नोट कर लिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई बता सकता है इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसका तीसरा नाम क्या है? वेरी गुड, ओवरऑल फार्मूला इज पीबीआईटी ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो परसेंटेज, सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आती है वो परसेंटेज में आती है। अब आपका देखो, आपको मैंने आपको बताया था, आपको गिवन क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट गिवन है। तो आपका स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? आप स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। द फार्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 माइनस टैक्स रेट। ये फार्मूला आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए करा रहा हूं। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 6 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। तो ये बताइए ये 10 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया? तो स्टेप नंबर 1 में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे पीबीआईटी। पीबीआईटी मतलब पीबीटी प्लस आई। जो यहां पे आई लेनी है वो कौन से लेने हैं? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। तो आपका 10 लाख रुपए आ गया। अनन्या समझ में आ रहा है? आई किस पे निकालोगे? लॉन्ग टर्म पे। अब आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या थी? खाली 10 लाख का। ये इसका क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो क्या मैं इसमें 1 लाख रुपए ऐड कर सकता हूं? तो मेरा पीबीआईटी कितना आ गया? 11 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो मुझे गिवन ही है 80 लाख। बताइए कितना आ रहा है ये आंसर? 13 पॉइंट। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन 33 आप खुद करेंगे। कारण ये कि ये चीज मैंने कितनी बार आपको करा रखी है, पर आप लोग जो है ना इसकी प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। ये नहीं, आप नहीं, सारे स्टूडेंट बहुत कम करते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बोरियत आती है। पर क्या करें, 4 नंबर भी तो हैं, करो इसे खुद। ये आंसर चेक करो बेटा, ये स्क्रीन पर आ गया आंसर आपके। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का आंसर आ गया आपके स्क्रीन पर। दक्षिता चेक कर बेटा। सचिन आनंद विहान, माधव ढल, आर्यन गर्ग। कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए आप। सर वो उधर अदर इनकम्स में जो परसेंटेज आई है वो भी नेगेटिव में आएगी क्या? अब देखिए ये चॉइस में क्वेश्चन था, हमने कंपैरेटिव भी कर ली
अब आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर पेपर में आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज आए तो आपको कॉमन साइज करनी चाहिए। कारण ये होता है कि कंपैरेटिव के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं एज कंपेरेटिव। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि आपको पता है कॉमन साइज के अंदर अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट आई तो ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय आइदर टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी। और अगर आपको कॉमन साइज P&L आ गया तो ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय RFO। तो मतलब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। अब जैसे इस केस में क्या है, कितना छोटा सवाल है, यहां तक देखिए आपकी प्रीवियस ईयर की, और ओवरऑल देखिए प्रीवियस ईयर की यहाँ पे टोटल लायबिलिटी बन गई, ये कितनी आ गई 30 लाख रुपए आ गई। तो 21/30 इंटू 100, 4.5 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। बताओ एज कंपेयर टू कंपैरेटिव में जितना टाइम लगा और कॉमन में उतना ही कम लगेगा ही लगेगा। बनाओ इसे अब। कॉमन साइज का आंसर चेक करो। ऑनलाइन वाले सभी चेक करेंगे बेटा, कहीं गलती है तो बताइए मेरे को। सर मैंने फॉर्मेट थोड़ा गलत बना दिया, मैंने पहले 2023 ले बेटा लिया। फॉर्मेट तो बेटा कंपनी अकॉर्डिंग तो बैलेंस शीट पार्ट शेड्यूल 3 पार्ट ए के अकॉर्डिंग ही बनेगा ना। पहले शेयर होल्डर फंड आएगा, फिर नॉन करंट आएगा, फिर अरे करंट आएगा। वो नहीं, मैंने ईयर आगे पीछे कर दिया, तो मैंने बेटा पहले वो 23 कर आपको दिया। प्रीवियस ईयर पहले लिखना है बेटा। ओके सर। कंपैरेटिव में फिर कंपैरेटिव कैसे सही होगी तेरी? उसमें मैंने पता, इसमें मैंने उल्टा कर दिया। मत करना, सीधा सीधा काम कर। हमेशा प्रीवियस ईयर पहले यस, आएगा। हमेशा हमेशा Okay. प्रीवियस ईयर पहले आएगा, दोनों ही हो।